नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं जेईई के लिए, एलडीसी या टीसीएम के लिए। तो एलडीसी की जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर एग्ज़ाम जल्दी से आ गई दोस्तों तो आप रिवाइज कर लें, कम से कम क्वेश्चन आंसर पढ़ लें। इसलिए कुछ वीडियो हैं जो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे पीआईएस से रिलेटेड, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन टू पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें पैसेंजर एमिनिटीज टू बी प्रोवाइडेड एट स्टेशन आर डिसाइडेड बाय। जब इन पैसेंजर एमिनिटी को प्रोवाइड करना है स्टेशन पर तो ये डिसाइड कौन करता है? तो ये करता है रेलवे बोर्ड दोस्तों, ठीक है। कौन करता है? रेलवे बोर्ड। ये सब डिसाइड रेलवे बोर्ड करता है, ठीक है दोस्तों। तो जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, जहाँ पे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी करके दिखा दूंगा ताकि दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ द सिस्टम दैट द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एट स्टेशन। चलिए हिंदी कर लेते हैं, किसी भाई को समझ में नहीं आता इंग्लिश में तो। यानी स्टेशन पर जानकारी प्रदान करने वाली प्रणालियों में से एक है तो ये सीसीटीवी। ये बोल रहे हैं कि स्टेशन पर जो जानकारी प्रदान करने वाली सिस्टम, प्रणाली मतलब सिस्टम में से एक है। कौन सा है? तो ये सीसीटीवी, ठीक है। क्योंकि इन जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से अगर देखा जाए तो देखिए, पीएसटीएन एक एक्सचेंज का नाम है, कॉल सेंटर अलग चीज़ है, आईवीआरएस अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें जो है ये पैसेंजर एंड पे हैं, लेकिन स्टेशन एंड पर अगर देखी जाए स्टेशन पे तो ये आपको सीसीटीवी दिखेगा। तो इन ऑप्शन, चार ऑप्शन में से ये ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ होता सीजीएस बोर्ड वगैरह तो वो भी हो सकता था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द सिस्टम दैट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एट पैसेंजर एंड। अब देखो यहाँ पर आया कि पैसेंजर एंड पर जो प्रोवाइड सिस्टम है उसका क्या नाम है, ठीक है। ये स्टेशन एंड पर प्रोवाइड किया जा रहा था तो स्टेशन पे सीसीटीवी है, और पैसेंजर एंड पे जो है अब इनमें से पूछा जा रहा है तो पैसेंजर एंड पर इनमें से इंटरनेट की सुविधा जो है प्रोवाइड की गई है, ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा होगा किसी भी गाड़ी का अगर हम टाइमिंग जान रहे हैं या स्टेशन जान रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर जान रहे हैं या कौन से उस पर आती है, रनिंग स्टेटस जान रहे हैं, तो इंटरनेट के जरिए हम इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, कॉल सेंटर इज द सिस्टम प्रोवाइडेड ट्रेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। तो कहने का मतलब है कि कॉल सेंटर यानी पैसेंजर को ट्रेन से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाली प्रणाली है। तो कौन सी है? पैसेंजर एंड पर, ठीक है। कॉल सेंटर क्या है? पैसेंजर एंड पर ही जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डीप एट पैसेंजर एंड। एलईडी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, एलईडी, ठीक है। एलईडी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड आर। तो ये कैसा है? तो ये नॉन इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना। एलईडी आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड है वो कैसा है? नॉन इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव क्या है? इंटरेक्टिव वो होता है जो पैसेंजर खुद से जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा पहले जो है स्टेशन पे आप पीएनआर देख सकते थे, ठीक है। एक डिस्प्ले रहता था, ठीक है। तो उस पर आप अपना पीएनआर नंबर डालो, गाड़ी का नंबर डालो, अपना पीएनआर नंबर डाल के उसकी जानकारी ले सकते थे, ठीक है। तो पॉइंट बोलते थे।
पैसेंजर ऑपरेटर टर्मिनल सिस्टम जो है ना, वो POE थी, पॉइंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम थे वो सब। टच स्क्रीन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज, तो टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन सिस्टम क्या कहलाता है, तो यही टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं। पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था वही है, टच स्क्रीन सिस्टम को भी कहा जाता है, तो यही है, मैं पॉइंट की बात कर रहा था, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसकी बात कर रहा था अभी। तो ये होता है इंटरेक्टिव, ठीक है, ये नॉन इंटरेक्टिव है, बाकी जिसको हम देख सकते हैं, केवल कुछ कर नहीं सकते इस तरीके से। दूसरा, अब वीडियो इंफॉर्मेशन सिस्टम एट स्टेशन या पॉइंट एंड CCTV, तो वीडियो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं उसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR इज यूज्ड, DVR जो यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है देख सकते हैं, देखिए, तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एंड DVR का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, एनालॉग बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम, तो एनालॉग बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम में, ठीक है, DVR का प्रयोग किया जाता है, एनालॉग बेस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ही, कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क यूज इन IP बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम हैज द स्टोर कैपेसिटी, हैज द स्टोरेज कैपेसिटी इन, तो कितनी है, मतलब IP आधारित CCTV निगरानी प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले स्वतंत्र डिस्क के निरर्थक सारणी में भंडारण क्षमता, मतलब स्टोरेज कितना है, तो ये है टेराबाइट में, टीबी बोल सकते हैं, टीबी टेराबाइट, ठीक है। अब आता है इन द रेजिस्टिविटी टच स्क्रीन, इन द रेजिस्टिव टच स्क्रीन लोकेशन ऑफ द टच इज डिटरमाइंड बाई, यानी प्रतिरोधक, रेजिस्टिव मतलब प्रतिरोधक टच स्क्रीन में स्पर्श का स्थान, यानी टच करने का स्थान, ठीक है, द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वोल्टेज चेंज लिखा है इसमें, वोल्टेज चेंज के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर NVR बोलते हैं, आर यूज्ड, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको ये जो नेटवर्क रिलेटेड है, इसका मतलब IP बेस्ड सर्विलांस सिस्टम होगा ये, तो इसका आंसर है IP बेस्ड सर्विलांस सिस्टम NVR। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR कैन द अकोमोडेट नंबर ऑफ कैमराज, कितने कैमरा जो है इसमें हम लगा सकते हैं, तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर कैमरों की संख्या में समायोजित कर सकता है, इसका वही, तो कितने, अच्छा सॉरी, ये था हमने डिजिटल, तो ये 32 कैमरे, तो DVR में कितने 32 कैमरे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द सरफेस अकॉस्टिक टच स्क्रीन सिस्टम द लोकेशन ऑफ द टच इज डिटरमाइंड बाई, इसका मतलब क्या है, यानी सरफेस का मतलब सतह ध्वनिक टच स्क्रीन सिस्टम में स्पर्श का स्थान बाई निर्धारित किया जाता है। अब बात आता है अकॉस्टिक टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये एब्सॉर्प्शन ऑफ द अकॉस्टिक वेव्स, यानी ध्वनिक तरंगों का अवशोषण, ध्वनिक तरंगों का अवशोषण जो है, अवशोषण मतलब ऑब्जर्व करना, या ऑब्जर्व ऑफ द अकॉस्टिक वेव्स मतलब ध्वनि तरंगे का ऑब्जर्वेशन, यानी अवशोषण, सॉरी, ये इसका आंसर है। टच स्क्रीन आर यूज्ड, टच स्क्रीन जो है यूज की जाती है इनपुट डिवाइस के में, कहने मतलब ये इनपुट डिवाइस माना जाता है टच स्क्रीन को, क्योंकि हम जब भी टच करते हैं तो कुछ इनपुट जाता है, यानी हमने किसी चीज़ पर टच किया है, तो इसका मतलब है कि अगर वो 2 नंबर पर टच किया है तो 2 नंबर इंफॉर्मेशन जाती है मदरबोर्ड को, तो हमको 2 नंबर ही प्रेस
जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखाई देती है, डिस्प्ले होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, इंटरेक्टिव, अभी अभी क्या पढ़ रहे थे हम, ये वीडियो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एट स्टेशन, पॉइंट या एंड सीसीटीवी। अब आता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVRS, ये कॉल सेंटर। देखिए, इंटरेक्टिव मतलब जब पैसेंजर अपने खुद से ही किसी चीज़ को चला रहा है, जैसे कहीं कॉल मिला के, जैसे 139 पे कॉल मिला के IVRS के द्वारा अपनी जानकारी प्राप्त कर रहा है, कॉल सेंटर से बात करके अपनी जानकारी प्राप्त करता है, तो ये इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है कहलाते हैं, IVRS बोलते हैं इसको। ये है फीचर सच द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस, ईमेल एक्सेस, फैक्स ऑन डिमांड, अकोमोडेशन, है ना, ऑटोमेशन, चलिए, यूनिट कॉलबैक फैसिलिटी ऑन रिजर्वेशन कंफर्मेशन, एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेरीज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड आर अवेलेबल। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। यानी कि फीचर्स यानी सेवा की उपलब्धता में वृद्धि, जैसे ईमेल एक्सेस करना, मांग पर फैक्स, स्वचालित घोषणा इकाई, आरक्षण की पुष्टि पर कॉलबैक सुविधा। ठीक है, दुर्घटना संबंधी प्रश्न और शिकायतों के पंजीकरण जैसी विशेषताएं यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसका ये किस पे है, आंसर है इसका इन बोथ IVRS एंड कॉल सेंटर, IVRS। ठीक है, यानी कॉल सेंटर बेस्ड IVRS होता है वो, और दूसरा है IVRS, ये दोनों हैं इस तरीके की सुविधाएं। नेक्स्ट चलते हैं। इन कॉल सेंटर बेस IVRS कनेक्टिविटी बिटवीन BSNL एक्सचेंज एंड कॉल सेंटर इज थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि कॉल सेंटर आधारित है जो IVRS में BSNL एक्सचेंज और कॉल सेंटर के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो कौन सी है, किसके थ्रू है, तो वो डिजिटल सर्किट के थ्रू है। IVRS और BSNL के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो डिजिटल सर्किट के थ्रू होती है। ठीक है, PBX switch is call center based IVRS is equipped with, यानी PBX स्विच इन कॉल सेंटर आधारित IVRS से लेस है। किससे है, तो यह 72 एनालॉग्स एक्सटेंशंस से लेस है। द कॉल सेंटर fetches the dynamic data such as train arrival departure information from। क्या मतलब है हिंदी में, कॉल सेंटर गतिशील डेटा प्राप्त करता है, जैसे ट्रेन आगमन या प्रस्थान की जानकारी। यानी कॉल सेंटर जो है ये डायनेमिक डाटा, ट्रेन अराइवल या डिपार्चर ऐसी इंफॉर्मेशन देता है। फ्रॉम कहाँ से, तो ये देता है बोथ फ्रॉम PRS और NTS सर्वर से। तो NTS और PRS दोनों के सर्वर से ही ये डाटा लेता है, तभी आपको प्रदान करता है। द IVRS इज इंटीग्रेटेड विद, IVRS जो है किससे इंटीग्रेट है, तो PRS और NTS डाटाबेस थ्रू सर्वर जो हमने ऊपर देखा था उससे रिलेटेड है। अब आता है इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी PIS था, अब IPIS की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ है, on one output port of MDCH the number of display board can be connected are। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। यानी कि MDCH जो है कि एक आउटपुट पोर्ट पर
डिस्प्ले बोर्ड की संख्या को R जोड़ा जा सकता है। कितने डिस्प्ले बोर्ड जो है जोड़ सकते हैं, यानी कि कितने आउटपुट दे सकते हैं एक MDCH में, तो 4 बोर्ड जोड़ सकते हैं, इसमें 4 बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद में है इन IPIS द डाटा स्पीड इज RS485 केबल। IPIS में RS485 केबल में डाटा स्पीड है तो 4.8 kbps, जिसको हम, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम 4800 बिट पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आ सकता है 4.8 kbps या 4800 bps। द मैक्सिमम लेंथ, अब ये 485 का पूछा है, अब RS232 का पूछ लिया कि IPIS में मैक्सिमम जो है 232 है ना, RS232, तो इसका 15 मीटर होता है केबल की लेंथ। इसमें लेंथ पूछा है। IPIS में प्रयुक्त RS232 केबल की अधिकतम लंबाई कितनी है, तो 15 मीटर है। ठीक है, IPIS फ्रॉम वर्जन 3 ऑन बोर्ड, कलर ऑफ द LED यूज्ड इन PDB प्लेटफॉर्म डाटा बोर्ड एंड डिस्प्ले बोर्ड CGDB। ठीक है, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड शुड बी, तो उनकी वाइट LED है। LED के बारे में पूछा है कि अभी जो वर्जन 3 आया IPIS उसमें जो LED का कलर है वो कौन सा है, तो वाइट है। ठीक है, और यहाँ MDCH का मतलब मेन डाटा कम्युनिकेशन हब होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं वर्जन 4 आया। इन वर्जन 4 ऑफ IPIS फॉलोइंग द चेंज हैव बीन मेड, तो कहने का मतलब ये है कि क्या चेंजेज आया है। IPIS के संस्करण 4 में निम्न परिवर्तन किए गए हैं, तो IP एड्रेस टू बी चेंज दिस डिवाइस, उपकरणों को सौंपे जाने वाले IP पते। ठीक है, यानी IP एड्रेस भी चेंज द डिवाइसेज में, यानी कि IP एड्रेस वाले डिवाइसेज जो है आ गए हैं। इन IPIS डाटा स्पीड इन RS232 केबल शुड बी, यानी कि IPIS डाटा स्पीड की जो अभी इससे पहले पूछी थी 485 की, अब इसकी पूछी है तो 57.6 kbps होती है दोस्तों। IPIS में RS232 केबल में डेटा की गति यानी स्पीड होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 57.6 kbps। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 485 कैन बी यूज द IPIS। अब देखिए, इसमें पहले तो पूछा था कि 232 की केबल की लंबाई तो 15 मीटर थी। ठीक है, और अब पूछा है 485 की लंबाई कितनी है, तो 485 की लंबाई 1200 मीटर। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 4.8 kbps, इसकी 57.6 kbps, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 15 मीटर है। द सीरियल पोर्ट कनेक्शन बिटवीन कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड अलोंग ए लाइन विल बी, यानी द सीरियल पोर्ट, चलिए हिंदी में दे, यानी कि एक लाइन के साथ कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड के बीच सीरियल पोर्ट कनेक्शन किया जाएगा। कितने, मतलब किस तरीके से किया जाएगा, एक लाइन में अगर हमको डिस्प्ले बोर्ड जो है जोड़ने हैं तो उनका जो है डेजी चेन में के द्वारा जो है कनेक्शन किया जाता है। डाटा सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू कंट्रोल कंसोल, अगर दो कंट्रोल कंसोल के बीच में डाटा का जो सिंक्रोनाइजेशन करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा, यानी दो नियंत्रक कंसोल के बीच में डाटा सिंक्रोनाइजेशन किसके माध्यम से किया जाता है, तो बाय द क्रॉस कनेक्टिंग द PC या फिर बाय यूजिंग द लेन स्विच, या तो लेन स्विच के द्वारा या PC के द्वारा। ठीक है, द इंटरफेस केबल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग PDCH आउटपुट पोर्ट डिस्प्ले बोर्ड इज, यानी कि PDCH आउटपुट पोर्ट को डिस्प्ले बोर्ड से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली इंटरफेस केबल क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि PDCH से अगर डिस्प्ले बोर्ड को कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल का उपयोग करेंगे, तो RS485 का। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1200 मीटर।
द नंबर ऑफ एलईडी बेस्ड डिस्प्ले बोर्ड, ये पूछा है कि द नंबर ऑफ एलईडी बेस्ड डिस्प्ले बोर्ड कैन बी कनेक्टेड वन आउटपुट पोर्ट ऑफ पीडीसीएच, यानी पीडीसीएच यानी एलईडी आधारित डिस्प्ले बोर्डों की संख्या पीडीसीएच डैश के एक ओपी मतलब आउटपुट पोर्ट से जुड़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब है 8 पोर्ट, 8 आउटपुट पोर्ट एक में, ठीक है। एलईडी बेस्ड डिस्प्ले बोर्ड 8 जोड़ सकते हैं पीडीसीएच के अंदर। एमडीसीएच राउट्स यानी रूट्स द इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम सीसीयू टू, यानी एमडीसीएच सीसीयू से डैश तक आने वाले संकेतों को रूट करता है। तो सीसीयू से आने वाले संकेतों को रूट करता है किसकी तरफ? एलईडी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की तरफ, यानी कि इनकी तरफ रूट करता है वो, ठीक है। ये चलते हैं आगे, है ना। एलईडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड एंड कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड इन द प्लेटफॉर्म हैव below shared address, ठीक है। तो चलिए इसका हम हिंदी में प्लेटफॉर्मों में प्लेटफॉर्मों में प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड के पते नीचे दिए गए हैं। बोथ मल्टीकास्ट एंड डिवाइस एड्रेस, दोनों तरीके के होते हैं, एक तो डिवाइस एड्रेस और मल्टीकास्ट भी किए जाते हैं। इन IPIS चेंज ओवर बिटवीन CCU इन डन बाई, IPIS में CCU के बीच बदलाव द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो इन दोनों के बीच में जो है ये 8 पोर्ट लेन स्विच होता है, उसके द्वारा करते हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 8 पोर्ट लेन स्विच, यानी कि इफ IPIS चेंज ओवर बिटवीन CCU इज डन बाई, है ना, किसके द्वारा? लेन स्विच, 8 पोर्ट का लेन स्विच होता है उसके द्वारा, या 8 पोर्ट लेन स्विच या मेन डाटा कम्युनिकेशन हब, ये दो चीज़ें। पहले जो वर्जन 3 में ये था और वर्जन 4 में ये आया। चलिए अब चलते हैं सिग्नल मास्टर स्लेव एंड GPS बेस्ड डिजिटल क्लॉक्स के बारे में। तो द ऑसिलेटर इन डिजिटल क्लॉक्स इज क्रिस्टल कंट्रोल्ड फॉर वांट ऑफ, डिजिटल घड़ियों में दोलक मतलब क्रिस्टल की कमी के लिए क्रिस्टल नियंत्रित किया जाता है, ऑसिलेटर, है ना। द ऑसिलेटर इज डिजिटल क्लॉक इज क्रिस्टल कंट्रोल्ड फॉर वांट ऑफ, एंड डिजिटल घड़ियों में दोलक की कमी के लिए क्रिस्टल नियंत्रित किया जाता है, वही। तो ये लेस स्पेस एंड हाई स्टेबिलिटी के लिए, यानी कम स्पेस और हाई स्टेबिलिटी रहे, है ना, कम जगह और उच्च स्थिरता रहे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है क्रिस्टल का। दूसरा है द बैकअप फॉर GPS क्लॉक फ्रॉम, तो GPS क्लॉक जो है बैकअप लेती है कहाँ से? तो ये लेती है रियल टाइम क्लॉक से। दूसरा है मास्टर स्लेव डिजिटल क्लॉक ऑब्टेन कॉमन रेफरेंस टाइम फ्रॉम द, यानी मास्टर स्लेव डिजिटल घड़ियाँ से डैश से सामान्य संदर्भ समय प्राप्त करती है। तो GPS ऑर्बिट और GPS ऑर्बिट द अर्थ से सामान्य संदर्भ समय प्राप्त करती है। किससे करती है? GPS से। मास्टर स्लेव डिजिटल क्लॉक घड़ियाँ जो है सभी किससे? GPS से। दूसरा है स्लेव क्लॉक्स विच कैन नॉट फंक्शन विदाउट मास्टर क्लॉक आर कॉल्ड, यानी कि जो स्लेव घड़ियाँ हैं जो मास्टर घड़ी के बिना काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें कहा जाता है, तो इम्पल्स क्लॉक कहते हैं उनको, इम्पल्स क्लॉक, यानी ऐसी क्लॉक जो मास्टर के बिना नहीं चलती है, मास्टर क्लॉक के बिना इम्पल्स क्लॉक बोली जाती है।
ठीक है दोस्तों। वेब बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो द रेड रो इन द गूगल मैप इंडिकेट्स द गूगल मानचित्र में लाल तीर इंगित करता है। रेड रो क्या, एरो जो है वो क्या क्या करती है, तो ये डिले ट्रेन, ये ट्रेन का डिले बताती है, डिले टाइम कि विलंबित है ट्रेन। रेड जो है वो गूगल मैप के अंदर। रेड एरो बता रहा है मतलब ट्रेन जो है लेट है, डिले है। द ब्लू एरो मतलब ऑन टाइम पे ट्रेन, आपने देखा होगा। उसके बाद में रेल रडार इज द एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस दैट एनेबल कंप्यूटर टू नो। एंड रेड रडार क्रिस द्वारा पेश किया गया एक एप्लीकेशन है जो यात्रियों को डैश जानने में सक्षम बनाता है। क्या? रनिंग स्टेटस द ट्रेन और कोच इन्फॉर्मेशन। ये दोनों ही आंसर ठीक है इसके, तो करेक्ट आंसर दोनों है, कोच इन्फॉर्मेशन भी और रनिंग स्टेटस भी जानने को। इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट। तो enable to extend the distance of the lane without any loss of data. An electronic reservation chart system, यानी इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण चार्ट सिस्टम में डेटा के किसी भी नुकसान के बिना लेन की दूरी का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। तो ये लेन एक्सटेंडर बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण चार्ट सिस्टम में जो डेटा के किसी भी नुकसान के बिना लेन की दूरी का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, यानी कि एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये करता है लेन एक्सटेंडर, उसका काम ही यही है। चलिए उसके बाद में ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट हुआ है, पहले चार्ट पेपर पर बनता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट डिस्प्ले आर कनेक्टेड टू द सर्वर बाय लेन विद इट्स, यानी सभी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट आरक्षण चार्ट डिस्प्ले लेन के माध्यम से ही सर्वर से जुड़े होते हैं। इट्स, तो ये यूनिक आईपी एड्रेस के द्वारा। ठीक है, चार्टिंग सर्वर रिसीव दैट डाटा फ्रॉम बाय रेलवे स्टेशन नेटवर्क, यानी चार्टिंग सर्वर रेलवे नेटवर्क के माध्यम से चार्ट प्राप्त करता है। किससे? पीआरएस सर्वर से ही प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट इज डिस्प्ले थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन चार्ट जो है के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो एलईडी मॉनिटर के माध्यम से, एलसीडी मॉनिटर के माध्यम से जो है डिस्प्ले किया जाता है। अभी अब आता है बैटरी के बारे में दोस्तों। अभी देखते हैं कि कितना टाइम है, फिर हम और भी आगे के क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं कुछ। ठीक है, बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं है, आधा घंटे की वीडियो हुई है। तो चलिए कुछ बैटरी से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कर लेते हैं दोस्तों। सर्ज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एसएनटी इंस्टॉलेशन। तो सर्ज और उनसे होने वाले इफेक्ट जो कि एसएनटी इंस्टॉलेशन में, उनके बारे में मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे। एसएनटी के प्रतिष्ठानों पर वृद्धि और उनके प्रभाव। ठीक है, चलिए इफेक्ट्स क्या है। Occupational devices are prone to transient surge voltage and current, यानी संभावित उपकरण क्षणिक वृद्धि वोल्टेज और धाराओं से ग्रस्त है। तो ये गलत है। सर्ज आर कॉज्ड बाय,
सर्ज यानी उछाल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो लाइटिंग डिस्चार्ज के कारण। ये किसके कारण होता है, बिजली का निर्वहन, लाइटिंग डिस्चार्ज। जब बिजली गिरती है तब इतना ज़्यादा जो है होता है, ठीक है। दूसरा है ड्यूरिंग द लाइटिंग, लाइटिंग के दौरान द हीटिंग ऑफ एयर अप टू, यानी बिजली गिरने के दौरान हवा का गर्म होना कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 30,000 डिग्री केल्विन। ड्यूरिंग द लाइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट राइज, यानी त्वरित होने के दौरान धारा का जो परिमाण कितना बढ़ जाता है, तो इसका बढ़ जाता है 10K या 20K, ठीक है। 10 से 10,000 या 2 लाख तक भी जा सकता है। द परसेंटेज ऑफ लॉस इन कॉस्ट ऑफ डैमेज ड्यू टू द सर्ज डन अलोन इच, कहने मतलब अकेले उछाल के कारण हानि यानी क्षति की जो लागत का प्रतिशत क्या रहता है, तो ये रहता है कम से कम 27.4% कॉस्ट ऑफ डैमेज होने का। लाइटिंग प्रोटेक्शन जोन LPZ1 means no direct stacks with partial lighting and depend magnetic field, ठीक है। क्या मतलब है, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। बिजली संरक्षण क्षेत्र यानी LPZ1 का अर्थ है आंशिक बिजली और नम चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई सीधा हमला नहीं है, ठीक है। तो ये सही बात है, अगर आपने अर्थिंग किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डैमेज नहीं होगा। लाइटिंग प्रोटेक्शन जोन LPZ0 मीन्स नो डायरेक्ट स्ट्राइक, बिजली संरक्षण क्षेत्र LPZ0 का मतलब कोई सीधा हमला नहीं है, तो ये बात जो है गलत है। फिर है मीनिंग ऑफ 2K 10/350 सर्ज इज सर्ज करंट with 10 microsecond peak value rise time and 350 microsecond drop time to hold peak value। इसका मतलब है कि 200 के और 10/350 सर्ज का मतलब 10 माइक्रोसेकंड पीक वैल्यू राइज टाइम और 350 माइक्रो सेकंड ड्रॉप टाइम से हाफ पीक वैल्यू के साथ सर्ज करंट है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे लाइटिंग रिजल्ट in building up of the potential of the order of 1 to 100 million volts, यानी बिजली के परिणाम स्वरूप 1 से 100 मिलियन वोल्ट के क्रय की क्षमता का निर्धारण होता है, तो गलत है, इतना नहीं होता। गैल्वेनिक कपलिंग मीन्स मेटेलिक कंडक्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद सर्ज, इन गैल्वेनिक युग्मक का अर्थ है धातु कंडक्टर का वृद्धि से संपर्क में आना, तो ये सही है। गैल्वेनिक कपलिंग मीन्स मेटेलिक कंडक्टर कमिंग द कांटेक्ट विद द सर्ज के कांटेक्ट में आ जाता है। फिर आता है इंडक्टिव कपलिंग ड्यू टू कंडक्टर्स पैरेलल टू सर्ज डिस्चार्ज पाथ, कंडक्टरों के कारण आगमनात्मक युग्मन वृद्धि निर्वहन पथ के समानांतर, तो ये सही है। आइस क्रिस्टल्स आर द negatively charged, whereas water droplet are the
पॉजिटिवली चार्ज सॉरी, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। तो कहने का मतलब बर्फ के क्रिस्टल को नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है, जबकि पानी की बूंदों को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस कपलिंग ड्यू टू द कैपेसिटिव इफेक्ट कॉज्ड बाय सीरियल सरफेस। इन धारावाहिक सतह के कारण कैपेसिटिव प्रवाह के कारण समाई युग्मक है, तो ये भी गलत है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर लाई इन लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर लाई इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब धनात्मक आवेश केंद्र वायुमंडल के निचले भाग में और ऋणात्मक आवेश केंद्र वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित होता है, तो ये गलत है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर लाई इन अपर पार्ट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है, नेगेटिव चार्ज नीचे रहता है, उल्टा बताया है इसमें। अब बोल रहे हैं LPZ-2 प्रोटेक्शन जोन कम्स अंडर डायरेक्ट स्ट्राइक। LPZ-2 सुरक्षा क्षेत्र सीधे हड़ताल के तहत आता है, हड़ताल मतलब स्ट्राइक के तहत आता है, तो ये गलत है। अब बताएं इन बरला सेल या बैटरी द कंपेसेशन ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इज डन बाय, यानी कि बरला PRLA सेल बैटरी में आसुत जल का मुआवजा बाय किया जाता है, तो रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के द्वारा होता है। पुनर्योजित सिद्धांत। एक्टिव मटेरियल ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए फुली चार्ज लेड एसिड सेल, यानी पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड सेल की सकारात्मक प्लेटों पर सक्रिय सामग्री है, तो यह लेड परऑक्साइड फुली चार्ज होती है, लीड पेरोक्साइड। द इलेक्ट्रोलाइट यूज इज अल्कलाइन सेल, क्षारीय सेलों में उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा है? KOH। द फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज ऑफ बरला बैटरी, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज बरला बैटरी के कितने हैं? तो 2.25 फ्लोट। As the operating temperature of Barla increase, then the capacity of batteries। चलिए इसका पूछा है कि जैसे जैसे बैटरी का ऑपरेटिंग तापमान बढ़ता है बैटरी की क्षमता घटती है। तो एज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द बैटरी, बैटरी का ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो अगर बढ़ता है तो बैटरी की कैपेसिटी घटती है, ये बात बिल्कुल सही है। के फैक्टर इन LA सेल इंडिकेट, LA कोशिकाओं में के फैक्टर इंडिकेट करता है, तो ये करता है एबिलिटी ऑफ द सेल की कैपेसिटी इन डिफरेंट वोल्टेज, तो ये करता है विभिन्न निर्भर दरों और अंत सेल वोल्टेज पर सेल क्षमता की उपलब्धता, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सेल की कैपेसिटी एट डिफरेंट डिस्चार्ज रेट एंड सेल वोल्टेज, ये इंडिकेट करता है। मैक्सिमम अलाउेबल डेप्थ ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ LMLA बैटरीज एज द डिफाइंड मैन्युफैक्चरर्स, तो मैक्सिमम है ना, इसमें कुछ अलग है। निर्वहन की अधिकतम स्वीकार्य गहराई मेरे जीवन एक बैटरी जैसा है, मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रभावित किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैक्सिमम अलाउ, यानी कि मैक्सिमम जो अलाउ डेप्थ है बैटरी की, डिस्चार्ज ऑफ डेप्थ, यानी कि जो डिस्चार्ज होने की जो क्षमता है वो LMLA बैटरी की, वो डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चर के द्वारा क्या डिफाइन की गई है? तो ये दोस्तों 80%,
यानी 80% तक आप जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं बैटरी पे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 80% ऑफ द टेम्परेचर करेक्शन in LA battery is not required when the battery is operation at degree। मतलब चलिए मतलब समझ लेते हैं। यानी कि LA जो बैटरी होती है, LA बैटरी में तापमान सुधार की आवश्यकता नहीं है होती है जब बैटरी एट डिग्री सेल्सियस में होती है, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसमें बैटरी की आवश्यकता है नहीं, 27 डिग्री तक कोई सुधार की नहीं। ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज हाई इन डैश रिचार्जेबल बैटरीज। तो रिचार्जेबल बैटरी की जो रिचार्जेबल बैटरी में जो ग्रेविटी यानी ग्रेविमेट्रिक ऊर्जा घनत्व अधिक होता है, किसका होता है? तो ये होता है लीडेस पॉली, Li डैश पॉलीमर, मतलब लिथियम पॉलीमर, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। दूसरा है रिकमेंडेड टाइप ऑफ चार्जिंग ऑफ द अल्कलाइन सेल, यानी कि रिचार्जेबल बैटरी में ग्रेविमेट्रिक ऊर्जा घनत्व, सॉरी इसका आया नहीं है, घनत्व होता है। तो ये कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज। EPW of a alkaline cell is, तो इसका सेल का वोल्टेज बताना है सेल इज 1.0। वोल्टेज ऑफ द फुली चार्ज रिचार्जेबल अल्कलाइन सेल, तो जब रिचार्ज होता है ऐसे तो 1 वोल्ट होता है, लेकिन जब रिचार्ज होगा तो ये वोल्टेज जो है 1.2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लीविंग द LA बैटरी इन ए डिस्चार्ज कंडीशन कॉज, यानी कि LA बैटरी को डिस्चार्ज की स्थिति में छोड़ने का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सल्फेशन हो जाएगा। सेल्फियो मतलब सल्फातियो, मतलब सल्फातियो, यानी सल्फेशन हो जाएगा, सल्फेशन, एन इसमें लिखना भूल गई, सल्फेशन हो जाएगा, ठीक है, सल्फातियो नहीं होता है, सल्फेशन। लेड एसिड सेल कैन बी डिस्चार्ज अप टू वोल्टेज ऑफ, तो लेड एसिड सेल का जो डिस्चार्ज वोल्टेज है वो कितना है? 1.80, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है इंटरनल शॉर्ट सर्किट इन ए सेल इज इंडिकेट बाय, इंटरनल जो शॉर्ट सर्किट सेल है, यानी कि एक सेल में जो आंतरिक शॉर्ट सर्किट किसके मतलब द्वारा इंगित किया जाता है, तो किसके द्वारा? वार्म व्हेन टच, यानी कि आप टच करके देख लो कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है, छूने पर गर्म दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर से शॉर्ट हो रही है बैटरी, ठीक है। टू अवॉइड लेड corrosion on battery connectors and terminals dash has to be applied, यानी कि बैटरी कनेक्टर्स और टर्मिनल पर जो लीड जंग से बचने के लिए क्या लागू करना चाहिए? पेट्रोलियम जेल को लगाना चाहिए, ठीक है, ये कोरोजन से बचाएगी। द बरला या SMF LA बैटरीज शैल बी चार्ज विद वोल्टेज, तो ये जो बरला बैटरी है, SMF बैटरी है, LA बैटरी है, ये जो है चार्ज करनी पड़ेंगी किसमें? तो देखिए ये कांस्टेंट वोल्टेज विद वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन के साथ में भी ये चार्ज करनी पड़ेंगी।
यानी रेगुलेटेड वोल्टेज होना चाहिए। बर्ला और एसएमएफ बैटरियों को डैश वोल्टेज से चार्ज किया जाता है, किससे? कांस्टेंट वोल्टेज विद वोल्टेज रेगुलेशन। सेकेंडरी सेल के बारे में बात करें, एजीएम इन बर्ला बैटरीज मीन्स बर्ला बैटरी में एजीएम का मतलब क्या है? एजीएम का मतलब है अब्सोर्स्ड ग्लास मैट। एजीएम मतलब अब्सोर्स्ड ग्लास चटाई, ठीक है। हाई रेट ऑफ द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ एले एसिड सेल, यानी चार्ज या डिस्चार्ज की उच्च दर से जो एले एसिड सेल में की समस्या क्या होती है? ज़्यादातर हाई रेट से चार्ज, तो बकलिंग की समस्या हो जाती है। हाई रेट से चार्ज करते हैं, हाई रेट से चार्ज करने पे बकलिंग की समस्या हो जाती है, पक्की बात है। हाई रेट से चार्ज और डिस्चार्ज करने पर बकलिंग की समस्या पैदा होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। द मटेरियल यूज्ड फॉर द ग्रिड्स इन मेंटेनेंस फ्री लेड एसिड बैटरी एच, यानी कि रखरखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी में ग्रिड के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। एंड द मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है फॉर ग्रिड मेंटेनेंस फ्री लेड एसिड सेल बैटरी के लिए? तो लेड कैल्शियम एलॉय ये किया जाता है। क्या किया जाता है? लेड कैल्शियम एलॉय, मिश्र धातु। डैश इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? हाइड्रोमीटर। While charging LA cell, the condition gassing indicate that the cell is, यानी कि LA सेल चार्ज करते समय गैसिंग की स्थिति इंगित करती है, तो सेल कैसा है? यानी सेल फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। अगर गैस जैसा इंडिकेट हो रहा है मतलब फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। कैपेसिटी ऑफ द एनी लेड एसिड सेल, किसी भी लेड एसिड सेल की जो क्षमता डैश दी जाती है, किस में दी जाती है? एम्पियर आवर। फंक्शंस ऑफ सेपरेटर्स इन लेड एसिड सेल इज टू बी प्रिवेंट, एंड लेड एसिड सेल में विभाजकों का कार्य डैश को रोकने के लिए किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए सेपरेटर लगाए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट ना हो। बैटरी चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, तो द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द एसिड टू बी डिस्टिल्ड वाटर फॉर द कन्वेंशनल एले बैटरी। पारंपरिक एले बैटरी के लिए एसिड और आसुत जल का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? तो 1/4 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 1/4। अब आता है कि एज डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चर ने डिफाइन किया है चार्जिंग करंट इज लिमिटेड टू, तो उसका लिमिट कितना है चार्जिंग करंट का? और परसेंटेज में ऑफ नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ बैटरी, और बैटरी की नॉमिनल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, इन कांस्टेंट पोटेंशियल विद द करंट लिमिटेड चार्ज, और उसका चार्जिंग क्या है? तो जैसा कि निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाता है, चार्जिंग करंट वर्तमान सीमित चार्जिंग के साथ निरंतर क्षमता में बैटरी की नाममात्र क्षमता के परसेंटेज तक सीमित होती है। तो 20% तक सीमित रहती है, 20%, ठीक है। दूसरा है इन CY10 डिस्चार्ज रेट, तो 10 इंडिकेट, C मतलब करंट, 10 मतलब आवर्स। यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए सेल, सेल की यूनिट कैपेसिटी AH होती है, ठीक है।
यूनिट पूछा है उसकी कैपेसिटी, ठीक है, तो एच होती है यानी क्षमता इकाई। उसके बाद में while charging initially that the elevator's dash amount of the constant current may be be supplied to be the batteries when the manufacturer has not defined the charging current। अगर मैन्युफैक्चरर ने चार्जिंग करंट डिफाइन नहीं किया है, यानी शुरू में बैटरी चार्ज करते समय निरंतर वर्तमान का टेस्ट अमाउंट बैटरी को आपूर्ति की जा सकती है। जब निर्माता ने चार्जिंग करंट को परिभाषित नहीं किया हो तब कितनी आपूर्ति की जाती है, तो एच यानी कैपेसिटी जो है उसका 15 है, ठीक है, कैपेसिटी बाई सी बाई 50। During initial charging of the conventional LA cell, the voltage of cell be the set to। कहने का मतलब है कि इनिशियल चार्जिंग की बात कर रहे हैं कि पारंपरिक या एले कोशिका के सेल मतलब सेल के प्रारंभिक चार्ज के दौरान सेल का वोल्टेज जो है सेट किया जाना चाहिए। तो ये 2.7 पहले फर्स्ट में चार्जिंग वोल्टेज ऑफ बरला और एसएमएफ बैटरी, बरला और एसएमएफ बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज कितना है 2.3 वोल्ट। बरला या एसएमएफ बैटरी इस वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज है 2.3 से आप चार्ज कर सकते हैं। बूस्टिंग वोल्टेज है 2.4 है, ठीक है, दोनों का। और कन्वर्टर यूनिट इज कन्वर्जन ऑफ, तो कन्वर्ट करने की यूनिट। परिवर्तक इकाई डैश के रूपांतरण के लिए है, तो यानी कन्वर्टर यूनिट इज फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो AC to DC और DC to DC। द मैक्सिमम टेम्परेचर allow the during charging of LA battery shall not exceed डिग्री। कहने का मतलब है कि जो LA बैटरी है लेड एसिड वाली, एक LA बैटरी चार्ज करने के दौरान अनुमत यानी अधिकतम तापमान एक्सीड यानी 10 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा, तो 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द कोडल लाइफ ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज यूज्ड इन SNT डिपार्टमेंट इज, तो SNT विभाग में उपयोग की जाने वाली पुनः यानी चार्जेबल जो बैटरियों का कोडल लाइफ है, जीवन है, वो 48 मंथ, 1248 यानी 4 साल, ठीक है। रेट ऑफ द ट्रिकल चार्जिंग का रेट कौन सा होता है, मिली एम्पियर AH यानी 1 मिली एम्पियर AH। फंडामेंटल्स ऑफ अर्थिंग पहले देख लेते हैं दोस्तों, बाकी का हम नेक्स्ट डे में करेंगे। कितना टाइम हो गया है, हाँ 1 घंटे की लगभग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, तो 5-7 मिनट बाकी हैं 1 घंटे में। चलिए हम थोड़ा और बना लेते हैं। वैन फंडामेंटल्स ऑफ अर्थिंग के फंडामेंटल्स के बारे में। वैन ए स्ट्रिप ऑफ प्लेट इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, द अर्थ पैरामीटर हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है, चलिए हिंदी में बता देते हैं इसका मतलब क्या है कि जब एक पट्टी या प्लेट इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है तो लंबाई पैरामीटर का पृथ्वी प्रतिरोध पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट द अर्थ रेजिस्टेंस बिकम हाफ ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू electrodes is 3 times the length। कहने का मतलब, चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग करने से पृथ्वी का प्रतिरोध केवल आधा हो जाता है यदि 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी लंबाई का 3 गुना हो, तो ये गलत है। To keep the electrode to earth resistance value low,
तो द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हैज बीन रिड्यूस, यानी इलेक्ट्रोड से पृथ्वी प्रतिरोध मान कम रखने के लिए इलेक्ट्रोड की लंबाई कम करनी होगी। तो ये गलत है, कम नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, द पैरामीटर विच डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑन इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, यानी पैरामीटर जो इलेक्ट्रोड के आकार और आकार पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड प्रतिरोध है। बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ ड्राई सॉइल इज 10 ohms एंड ऑफ वेट सॉइल इज 1 ohms, यानी शुष्क मिट्टी की प्रतिरोधकता 10 ohm और गीली मिट्टी की प्रतिरोधकता 1 ohm है। ये गलत है, ऐसा नहीं। यद्यपि पृथ्वी एक कुचालक है, तो पृथ्वी को एक सुरक्षात्मक साधन के रूप में चुनने का कारण यह है कि यह आदर्श संभावित सतह प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही है। इवन थ्रो द अर्थ इज बेड कंडक्टर, द रीजन फॉर चूजिंग अर्थ एंड द प्रोटेक्टिव मीन्स इज दैट इट प्रोवाइड्स आइडियाज इक्विपमेंट सरफेस। तो ये सही है। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में बात करते हैं। क्लास बी एसपीडी आर टू बी द प्रोवाइडेड बिटवीन, यानी क्लास बी जो है एसपीडी किस किस के बीच में जो है प्रोवाइड की जाती है, तो न्यूट्रल अर्थ एंड आर वाई बी फेज एंड न्यूट्रल। दूसरा है द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ क्लास बी और सी। क्लास सी प्रोटेक्शन एसपीडी शुड बी लेस 50 सेकेंड देन लेस देन 50 सेंटीमीटर। कक्षा बी यानी क्लास बी एंड क्लास सी सुरक्षा एसपीडी के दोनों ओर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टरों की कुल लंबाई 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये सही है, 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ चलिए, द डाटा एंड पावर सप्लाई लाइन to electronic equipment need to be the provided with class SPDs at both ends of the conductor, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए डेटा और बिजली की आपूर्ति लाइनों को कंडक्टर के दोनों सिरों पर क्लास सी एसपीडी के प्रदान करने की आवश्यकता है, दोनों ओर। तो ये क्लास सी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। सर्ज रेटिंग इज टेकन केयर बाई क्लास सी प्रोटेक्शन एट द 50 के 8/20 माइक्रोसेकंड पल्स, यानी सर्ज रेटिंग का ध्यान क्लास सी प्रोटेक्शन द्वारा 50 के 8/20 माइक्रोसेकंड दालों पर रखा जाता है। पल्स है, मतलब पल्स सेकंड, कुछ सेकंड पल्स है, ये दाल नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। क्लास सी का है, तो सी की रेटिंग है 8/20 50 के। नेचुरल टू अर्थ प्रोटेक्शन शुड हैव लोअर रेटिंग देन नेचुरल टू फेज प्रोटेक्शन। न्यूट्रल टू अर्थ प्रोटेक्शन की रेटिंग न्यूट्रल टू फेज प्रोटेक्शन से कम होनी चाहिए, तो गलत है। क्लास बी एसपीडी ऑपरेट ऑन आर्क चॉपिंग प्रिंसिपल। क्लास बी एसपीडी आर्क चॉपिंग सिद्धांत पर काम करते हैं, तो क्लास बी बिल्कुल सही करते हैं। दूसरा है क्लास बी प्रोटेक्शन इज सेकंड स्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड एट मेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। क्लास बी सुरक्षा मुख्य पावर यानी पैनल वितरण पैनल में प्रदान की जाने वाली दूसरे चरण की सुरक्षा में है, तो ये गलत है, सेकंड स्टेज की नहीं। इफ यदि एलिप्टिकल
waveguide is used between the antenna and communication equipment that is to be earth at the 10 मीटर इंटरवल। यदि एंटीना और संचार उपकरणों के बीच एक अंडाकार वेवगाइड का उपयोग किया जाता है तो यह होना चाहिए 10 मीटर के अंतराल पर अर्थिंग। ये बिल्कुल सही है। द क्लास ए प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बाय द ट्रांसफरिंग 50% ऑफ द लाइटिंग एनर्जी टू ग्राउंड, यानी कक्षा ए सुरक्षा को 50% बिजली ऊर्जा को जमीन पर स्थानांतरित करके पेश किया जाता है। बिल्कुल सही है। 50% ऊर्जा को जमीन पर स्थानांतरित करके पेश किया जाता है। रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द एसपीडी मीन्स एट द एक्टिवेशन एंड क्लोजर टाइम, यानी एसपीडी के प्रतिक्रिया का समय यानी अर्थ है ना, अर्थ है इसका सक्रियण यानी बंद समय क्या है, तो इसका है ट्रू क्लोजर। एक्टिवेशन क्लोजर टाइम समय है। रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एन एसपीडी मीन्स इट्स एक्टिवेशन क्लोजर टाइम। साइज ऑफ कंडक्टर कनेक्टिंग क्लास बी एसपीडी shall be 6 square mm and क्लास सी एसपीडी shall be 16 square mm। कहने मतलब क्लास बी एसपीडी को जोड़ने वाले कंडक्टर का आकार जो है 6 स्क्वायर mm हो और क्लास सी का 16 स्क्वायर mm होगा, तो ये गलत है। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को 3 वर्गों में बांटा गया है, तो ये गलत है। चलिए दोस्तों, बाकी बैटरी से रिलेटेड और अर्थिंग से रिलेटेड और भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे की जो है वीडियो हो चुकी है। ठीक है, 1 घंटे 2 मिनट की, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।